तो भाई लोग, अवेंजर द कैंग डायनेस्टी की इंटायर स्क्रिप्ट ऑनलाइन हो गई है। इस स्क्रिप्ट में 168 पेज है और इसको दो पार्ट में रखा गया है। ये राइटर जेफ लवनेस वाली स्क्रिप्ट है और यही हमें अवेंजर द कैंग डायनेस्टी में स्टोरी लाइन देखने को मिलती। फिलहाल आज हम अवेंजर द कैंग डायनेस्टी की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ने वाले हैं। ये बहुत डिटेल्स के साथ है। इसमें हर सुपर हीरो क्या फील कर रहा है और क्या सिचुएशन उसके सामने आ रही है, डिटेल्स में बताया गया है। साथ ही आप सबको पता है कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर कैंग है और अगर फ्यूचर में कैंग से रिलेटेड कुछ भी सामने आता है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और इस बार तो पूरी स्क्रिप्ट मिल गई है पूरी डिटेल्स के साथ। लेकिन यहाँ एक छोटी सी समस्या ये भी है कि अगर आप इसकी स्टोरी लाइन को स्क्रीन पर चलते हुए किसी भी चीज को देखकर समझने की कोशिश करते हो तो शायद आपसे बहुत कुछ मिस हो जाएगा। इसीलिए आप शांति से हेडफोन लगा लीजिए, बस इसको सुनते हुए अपनी कल्पना शक्ति का यूज कीजिए। आप लोग बहुत कुछ देख चुके हैं एमसीयू से, तो ब्रेन आपका अच्छा ही रिस्पॉन्ड करेगा। फिलहाल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। मैं शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मूवी की शुरुआत होती है कैंग से, जो गुलाब के एक बगीचे में है और उसकी हाथों की उंगलियां गुलाब के पंखुड़ियों को छू रही हैं। इसके बाद कैंग इस गुलाब को तोड़ते हुए अपने हाथों में लेता है और उसकी निगाहें जाती हैं अपने फार्म हाउस पे, जहाँ एक लेडी खड़ी हुई है। कैंग अभी उस पल में है जब उसका घर, परिवार और प्यार हुआ करता था। कैंग शांति पूर्वक इन प्यारे लम्हों को जी रहा था, लेकिन तभी अचानक चिल्लाने की जोर की आवाज आती है। इसकी वजह से कैंग जो ये डे ड्रीम देख रहा था वो टूटने लगता है। जैसे ही ये सब टूटा, कैंग अपने आप को एक केओटिक रियलिटी में पाता है और फिर हमें पता चलता है कि एंटमैन क्वांटममेनिया के फाइनल बैटल में कैंग जो मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर सक हो गया था, दरअसल उसके बाद क्या हो रहा है ये उसकी कहानी है। कैंग इस मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर है और वो तेजी से मल्टीवर्सल कोर इंजन के सेंटर में खिंचा जा रहा है। अब कैंग ने अपने आत्मविश्वास को गवा दिया है और उसके चेहरे पर बस सदमे के भाव हैं। और मल्टीवर्सल कोर इंजन के अंदर जितनी भी कोर एनर्जी थी वो कैंग के चारों ओर मौजूद हो जाती है, जिसकी वजह से कैंग का शरीर और भी श्रिंक होने लगता है और तरह तरह के स्ट्रक्चर बनाने लगता है। और इसी तरह से श्रिंक होते हुए कैंग पहुंचता है बियॉन्ड रेल्म। बियॉन्ड रेल्म में पहुंचते ही मल्टीवर्सल कोर इंजन कैंग को नीचे पटक देता है। उसका शरीर तेजी से सिकुड़ना चालू कर देता है और जितनी भी समझ और सेंसेस थी वो सब काम करना बंद करने लगते हैं और वो एक ईथर सेलुएट में बदल जाता है। और अब उसके चारों ओर कई सारी लाइट्स और कई सारे कलर हैं। अब कैंग को जब ये ईथर फॉर्म मिला है तब ये अल्टरनेट रियलिटी कैंग को और धकेलने लगती है और फिर कैंग अलग अलग रियलिटी को चीरते हुए उससे बाहर निकलने लगता है। यहाँ जितनी भी रियलिटी को कैंग पार कर रहा था, एक के बाद एक अजीब सी होती जा रही थी। कैंग लगातार दर्द से चिल्ला रहा था और वो दुखी भी था क्योंकि वो इस समय कुछ भी ना करने के काबिल था। और जैसे ही ये सब रुकता है तब हमें पता चलता है कि कैंग को मल्टीवर्स से बाहर निकालकर बियॉन्ड जोन में पटक दिया है। अब कैंग ने यहाँ पर एक मल्टीवर्स को ट्रैवल किया था या लाखों मल्टीवर्स को ट्रैवल करते हुए बियॉन्ड जोन में पहुंचा था, ये अभी के लिए सस्पेंस है। फिलहाल जैसे ही कैंग बियॉन्ड जोन में पहुंचता है वो अपने सामने डार्क वॉर्टेक्स को देखता है, उसके अंदर जाता है और आगे बढ़ता है और फिर एक लाइट दिखाई देती है और हमें पता चलता है कि ये 4 डायमेंशनल रैबिट होल है। ये देखने में ऐसा है कि आसमान में केवल एक ही तारा चमक रहा है और ऐसा कि जैसा तुमसे वो बात कर रहा है। फिर इसके बाद कैंग इस 4 डायमेंशनल रैबिट होल में कूद जाता है और इसके अंदर वो जाते हुए महसूस करता है 4 डायमेंशनल की नथिंगनेस को। साथ ही कैंग इस 4 डायमेंशनल होल में इतनी तेजी से जा रहा था कि इस डायमेंशन में मौजूद ये लाइट कैंग को अंधा कर दे रही थी। फाइनली कैंग एक जगह रुकता है और इस डायमेंशन में लैंड कर देता है। फिर इसके बाद कैंग देखता है कि उसके चारों ओर एक तरह की एनर्जी है जो अजीब ही ढंग से घूम रही है और पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड है। अब तक कैंग को उसकी फिजिकल बॉडी मिल गई है, साथ ही कैंग अकेलापन और भ्रम को भी महसूस कर रहा है। अब कैंग के चारों ओर जो एनर्जी थी वो एक तरह से फॉर्म ले रही थी और मिट जा रही थी। ये सब देखकर कैंग धीरे से आंखों को बंद कर लेता है और एक धीमी फुसफुसाहट के साथ नाम बोलता है, रवोना। ये आवाज इस डायमेंशन के खालीपन में पूरी तरह से गूंजने लगती है। साथ ही ये पुकार पछतावे की एक गहरी भावनाओं के साथ भी थी और इसलिए अब कैंग पूरी तरह से गिल्ट में है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक और रेल्म जिसका नाम है नेक्सस ऑफ ऑल रियलिटीज। इसको लीड कर रहा है वॉचर और सामने सुनवाई चल रही है इमोर्टस की। मुद्दा यह है कि काउंसिल ऑफ कैंग्स मल्टीवर्स को खत्म करना चाहता है, इसलिए वॉचर ने अपनी गॉड लाइक पावर से इस काउंसिल ऑफ कैंग्स को फ्रीज कर दिया है मल्टीवर्स में आने के लिए। वॉचर ने यहाँ इमोर्टस को वार्निंग भी दी कि अगर उसके काउंसिल के गैंग्स मल्टीवर्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। फिर भी इमोर्टस ने वॉचर की चेतावनी को सीरियस नहीं लिया। उसने कहा कि मल्टीवर्स को केवल उसका ही डिवाइन रूल बचा सकता है। और फिर अचानक से यहाँ पर काउंसिल ऑफ कैंग्स आ जाते हैं जो यह टाइम रैपिंग ब्लास्ट से हमला करने लगते हैं और वॉचर के डिफेंस सिस्टम पर भी कंट्रोल कर लेते हैं
और अब काउंसिल ऑफ गैंग्स को अपना पूरा कंट्रोल मिल गया है जो वॉचर के पास में था। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि वॉचर ने अपनी पावर से इस चीज को सीमित रखा था, अब यहाँ ये लोग आजाद हो चुके हैं। फिर इमोर्टस वाटू वॉचर पर टेम्पोरल रिफ्ट का यूज करता है उसे समय से मिटाने के लिए। फिर ओवर पावर से वॉचर को इस समय के अस्तित्व से मिटा देता है। रामाटोट के जितने भी क्वेस्ट होने वाले थे उनको रोकने को कहता है और कहता है कि सबको बता दो कि अब कंट्रोल इमोर्टस के हाथ में है। लेकिन ये सुनकर सेंचुरियन को इमोर्टस पर डाउट होने लगता है। वो इमोर्टस से पूछता है कि इसके पीछे का ट्रू रीजन क्या है और इमोर्टस धीमी आवाज में कहता है कि डर ही ऐसी चीज है जो हमें जिंदा रखती है। वॉचर के चले जाने के बाद इमोर्टस और काउंसिल ऑफ गैंग्स एक युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। अब वो आगे 616 के अवेंजर्स से लड़ने के लिए आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अब शांग-ची के 10 रिंग्स और मिस मार्वल के बैंगल चाहिए। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों चीजें पिछले मल्टीवर्सल वॉर से हैं और ये अपने आप में इतनी पावर रखते हैं कि ये हर एक रियलिटी से अवेंजर्स, म्यूटेंट और किसी भी तरह के सुपर हीरोज को मिटा सकते हैं। इससे पहले जो मैंने कैंग की थ्योरी वाली वीडियो बनाई थी, मैंने यहाँ पर ये दोनों प्रेडिक्शन की थी कि पहला हमें कैंग देखने को मिलेगा जो होगा बियॉन्ड कैंग, दूसरा ये 10 रिंग्स और बैंगल पिछले मल्टीवर्स के ही हैं और आगे इन दोनों चीजों को दिखाया जाता तो भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है सुनकर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो वॉचर मर चुका है, इमोर्टस 616 पे आ रहा है और टाइम और रियलिटी धीरे धीरे टूट रही हैं। फिर इसके बाद हमें लोकी की आवाज सुनाई देती है, उस समय की जब हीरोमेंस ने वार्न किया था कि मल्टीवर्स कोलैप्स हो जाएगा। यहाँ लोकी का वही सीन दिखाया जा रहा है जब वो मल्टीवर्सल ट्री पकड़कर बैठा था और यहाँ लोकी के कैरेक्टर को गॉड ऑफ टाइम जैसा दिखाया जा रहा है और इस मल्टीवर्सल ट्री में कुछ रियलिटीज जलते हुए दिखाई दे रही है और चारों ओर धीरे धीरे रियलिटी टूट रही है। वहीं दूसरी तरफ टीवीए में मोवियस और B-15 इस चीज को लेकर परेशान है। वहीं टीवीए ने कैंग के सभी वेरिएंट्स के पैटर्न को पता कर लिया है जो किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर इसके बाद लोकी की आवाज सुनाई देती है जो वार्न करती है कि काउंसिल ऑफ गैंग्स पूरे मल्टीवर्स को खत्म कर देंगे और धूल का एक कण भी नहीं छोड़ेंगे। अब मल्टीवर्स को बचाने के लिए एक आखिरी होप सामने आती है कि जितने भी बचे हुए मल्टीवर्स के एंकर बींग्स हैं उनको बचाया जाए। इनमें थे वुल्वरीन, डेडपूल, टोबी मैगवायर, स्पाइडरमैन, निकोलस केज के घोस्ट राइडर और फैंटास्टिक फोर फैमिली, जिनके साथ उनका बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स भी था। टीवीए फैंटास्टिक फोर फैमिली से मदद लेती है और एक राफ्ट को बनाया जाता है जिसमें ये सभी एंकर बींग्स हों ताकि अगर मल्टीवर्स खत्म हो जाए तो इन एंकर बींग्स की मदद से फिर से मल्टीवर्स को बनाया जा सके। वहीं दूसरी ओर लोकी देख रहा है कि टाइमलाइन नष्ट होना शुरू हो गई है। लोकी पैनिक हो रहा है क्योंकि समय तेजी से जा रहा है, साथ ही रिग्रेट के साथ डरा हुआ भी है। लोकी फ्यूचर में जाता है और वो देखता है कि मल्टीवर्स मर चुका है और सब कुछ काला होता जा रहा है और फिर इस काली स्क्रीन पर मेन टाइटल रोल होता है जो है अवेंजर द कैंग डायनेस्टी। स्कॉट लैंग घबराते हुए उठता है और उसके चेहरे पर पसीना है। वो कैंग की बातों से परेशान है। उसे लगता है कि उसने कैंग को आजाद कर दिया है और इसलिए वो PTSD से स्ट्रगल कर रहा है। अपने आप को शांत करने के लिए वो अपनी बेटी कैसी की फोटो देखता है, लेकिन कैंग को लेकर एक डर उसके अंदर तो बना हुआ था। वो ये बात बताने के लिए सैम विल्सन और हैप्पी होगन से कांटेक्ट करता है, लेकिन कोई भी इस समय जवाब नहीं दे रहा। इसकी वजह से स्कॉट और भी गिल्ट में जाने लगता है, लेकिन फिर वो हैप्पी होगन को एक वॉइस मेल भेजता है। यह स्कॉट पुरानी हुई अवेंजर्स के साथ बैटल्स का जिक्र करता है और फिर अपने डरावने अनुभव के बारे में बताते हुए कहता है कि वो कैंग की आवाज और उसके चेहरे से डरा हुआ है और अभी उसने होप से भी ब्रेक ले लिया है और वो अंदर ही अंदर अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा है। वो हैप्पी से वापस कॉल करने को कहता है और कॉल कट होने के बाद वो दीवार से टिक कर बैठ जाता है। फिर से वो कैसी की फोटो देखता है जो उसको एहसास कराती है कि वो एक सुपर हीरो है। वहीं दूसरी तरफ एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में पीटर माइल्स एक साथ एक क्लास में बैठे हैं और पिछली रात इन्होंने एक क्रिमिनल को रोका, उस पर बातें कर रहे हैं। फिर इसके बाद टीचर पीटर को उठाता है और उससे क्वेश्चन पूछता है और पीटर धीरे धीरे बेचैन होने लगता है। जैसे जैसे क्लास शांत हो रही थी पीटर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर माइल्स सब कुछ संभाल लेता है और फिर पीटर अपनी यादों के बादल से बाहर आते हुए एक गलत आंसर देता है और पीटर की मुस्कुराहट के साथ घंटी बज जाती है। ये दोनों जैसे ही क्लास से निकल रहे होते हैं तब पीटर की नजर जाती है अपने फोन पर। वो एमजे और नेट की हंसती हुई फोटो देखता है MIT की और स्क्रॉल करते हुए जब वो दूसरी फोटो देखता है तब उसे धक्का लगता है और इस फोटो में था कि MJ अपने नए बॉयफ्रेंड को किस कर रही है। ये देखकर पीटर बुरी तरह से इमोशनल हो जाता है और तो और पीटर किसी को बता भी नहीं सकता कि वो क्या झेल रहा है। कभी माइल्स सजेशन देता है कि हम दोनों की टीम का नाम स्पाइडर पल्स कैसा रहेगा। डिस्ट्रैक्ट होकर पीटर पार्कर रिस्पॉन्स करता है कि स्पाइडर ब्रोस अच्छा नाम है और अपने पेन को अंदर ही दबा लेता है। स्कूल से निकलने के बाद ये दोनों स्पाइडी अपने सूट में आते हैं और स्विंग करते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। स्विंग करते हुए माइल्स मोरालिस ये भी कहता है कि उसने पार्ट टाइम जॉब किया है जोस पिज्जा शॉप पर। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कमाला खान को,
जिसको अब बुरे सपने और विजन दिखाई देने लगे हैं, वो अपने सपनों में अपने आप को किसी और की आंखों से देखती है और वो ये भी देखती है कि वो जिस शरीर में है वो सेम पावर यूज कर रहा है मिस मार्वल की और पूरा शहर को तबाह कर रहा है। यहीं पर मोनिका रैम्बो भी मौजूद है जो किसी चीज की चेतावनी मिस मार्वल को देने आई है और यहीं पर ये सपना टूट जाता है हर बार। मिस मार्वल को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और वो अगले दिन कैप्टन मार्वल से बात करती है इन सारे मुद्दों पर और कैप्टन मार्वल मिस मार्वल को कामरताज ले जाती है इसकी वजह जानने के लिए। और फिर जैसे ये कामरताज होते हैं वॉन्ग इनका स्वागत करता है। शुरू में मजाक चलता है और बाद में सीन सीरियस हो जाता है। मिस मार्वल अपने बुरे सपने और विजन को शेयर करती है, साथ ही ये बैंगल्स के बारे में भी बताती है और फिर बॉन्ग 10 रिंग्स की तरह इन बैंगल्स को भी स्कैन करता है और फिर से हमें पता चलता है कि ये एक तरह का सिग्नल भेज रहे हैं मल्टीवर्स में। वॉन्ग कमाला खान को इस बैंगल को यूज ना करने की सलाह देता है इस डर से कि कहीं ये मल्टीवर्स को अनस्टेबल ना कर दे। उसी समय दूसरी तरफ शी हल्क, शांग-ची और हल्क 10 रिंग्स पर टेस्टिंग कर रहे थे। तब वॉन्ग यहाँ शांग-ची हल्क से कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि रिंग से कोई बहुत बड़ी चीज जुड़ी हुई है, इसीलिए उन रिंग्स पर किसी तरह का कोई भी टेस्ट मत करो। इसके अलग दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सैम विल्सन न्यू कैप्टन अमेरिका को, जो अपनी टीम के साथ यहाँ है और कैप की ये नई टीम ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बाद बनी है, जिनमें है फैल्कन, रिरी विलियम्स, रोडी और नया फैल्कन टॉरस। यहाँ पर सैम विल्सन अवेंजर्स की आधी अधूरी टीम से परेशान है क्योंकि ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज है ना ही थॉर है। सैम अपने आप को यहाँ कमजोर समझ रहा है क्योंकि ना ही उसकी टीम में कोई सॉर्सरर है ना ही कोई देवता। लेकिन रीरी यहाँ विश्वास दिलाती है कि उसने जो भी कुछ किया है और जो उसकी पिछली बैटल हुई है ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, उसकी वजह से वो एक हीरो है और सभी लोग उसको हीरो मानते हैं। यहाँ तक कि वकांडा साथ दे रहा है और उसके कुछ टीममेट्स जो उस पर भरोसा करते हैं। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है हमें कैंग द कॉन्करर, जो अब बियॉन्ड जोन में मौजूद है और उसको दूर से चिल्लाने की भयानक आवाज आ रही है जो समय के साथ धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही है। दरअसल यहाँ पर कैंग अपनी पेनफुल यादों को महसूस कर रहा है और उसका दिमाग उसकी बुरी यादों को बना रहा है जो अचानक से उसके सामने आने लगती है और कैंग इन यादों में फिर से डूब जाता है। काफी समय जूझने के बाद कैंग एक बच्चे की छाया को देखता है। कैंग आगे जब इस बच्चे के पास जाता है तब वो इस बच्चे की आंख में देखता है कि ये बच्चा उदास है और इतना सताया गया है कि ये बोल नहीं सकता। कैंग इस बच्चे से बात करते हुए डर रहा था, लेकिन बच्चे की आंखें सिर्फ कैंग की आंखों में देख रही थी। अचानक से कैंग का दिमाग उसकी जिंदगी के खुशहाल दिनों को दिखाने लगता है, लेकिन तभी कैंग का गिल्ट सामने आकर इस चीज को ओवरशैडो कर देता है। कैंग बुरी तरह से इमोशनल होकर टूट जाता है और अपने दुख और पछतावे में खो जाता है। और फिर कैंग की कांपती हुई आवाज बच्चे से पूछती है, क्या मैं मर चुका हूँ? बच्चा सिर हिलाता है और कैंग बहुत ही हल्की आवाज में फिर से पूछता है, तुम जानते हो कि मैं कहाँ हूँ? बच्चा जवाब देते हुए कहता है कि मेरी माँ ने कहा था कि हम कैंग की देखरेख में हैं। इतना ही सुनकर कैंग बड़बड़ाते हुए कहता है कि तुम असली नहीं हो और इस बच्चे से दूर जाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तब तक इस बच्चे के शब्द कैंग को ब्लेड की तरह काट गए। बच्चे ने यह भी कहा कि तुमने अपने परिवार को निराश किया है और तुम हमारे लिए वापस क्यों नहीं आए। बच्चे के एक एक शब्द कैंग को गिल्ट पे ले जा रहा था। बच्चा कैंग के पास बैठकर अपनी दुखी कांपती हुई आवाज से कैंग पर आरोप लगाता है कि तुमने हमें मारा है। कैंग हताश हो गया है और वो विनती करता है कि वो उन सभी को वापस लाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेगा, लेकिन अभी कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। कैंग अब पूरी तरह से निराश और खाली हो चुका है, चारों तरफ खोखलापन है। कैंग अब मान लेता है कि वो फेल हो चुका है और उसके चारों ओर जो आवाजें सुनाई दे रही थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। और इसके बाद एक समय आता है जब सब कुछ शांत हो जाता है और तब कैंग रबोना नाम लेता है और इसके जवाब में कैंग को कुछ नहीं मिलता, बस वो इस सन्नाटे में रबोना का नाम लेता रहता है। और इसके बाद कैंग अपनी पुरानी दर्दनाक यादों में फंसा रहता है। लेकिन इसके कुछ समय बाद यहाँ पर बड़ी ही अजीब चीज होने लगती है। संभावना वाले तूफान की जो एनर्जी थी वो स्ट्राइक करते हुए कैंग पर गिरती है और कैंग के अंदर कुछ चेंज होने लगता है और फिर इसके बाद इसके दूसरी पॉसिबिलिटीज के क्लोन बनने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने एंटमैन क्वांटमेनिया में स्कॉट लैंग को देखा था। इस संभावना वाले तूफान के अंदर सेम कैंग के साथ ऐसा ही हो रहा है। अब यहाँ कैंग के साथ ये हो रहा है कि उसके क्लोन बढ़ते ही जा रहे हैं और जितने भी नए क्लोन तैयार हो रहे हैं वो दावा कर रहे हैं कि वो ही सबसे सुप्रीम है और इस वजह से और क्लोन तैयार हो रहे हैं और ये चैन रिएक्शन लगातार चलता जा रहा है। कैंग ये सब अपनी आंखों से देख रहा है और वो समझ सकता है कि उसने चारों ओर क्या अराजकता फैला रखी है। यहाँ जितने भी कैंग के क्लोन हैं वो एक दूसरे को हराना तो चाहते ही हैं, वही वो मेन कैंग का मजाक भी बना रहे हैं कि वो एक फेलियर बनकर यहाँ पड़ा हुआ है। अब कैंग अपने आप को एक ऐसी जगह देख रहा है जहाँ उसके क्लोन एक फिजिकल फॉर्म में उसका मजाक बना रहे हैं और कैंग के मन के उसके सारे डीमन और निगेटिव थॉट उसके सामने आ रहे हैं।
कैंग के लिए इन दोनों फॉर्म को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कैंग का हर एक पंच जो क्लोन पे पड़ रहा था वो उसका गिल्ट बढ़ा दे रहा था। कैंग अपनी बीवी, बच्चे और सभ्यता को बचाने में नाकामयाब हुआ था। ये गिल्ट भी उसका लगातार बढ़ते जा रहा था और जितने भी क्लोन थे वो झुंड की तरह कैंग पर टूट पड़ रहे थे। और ये क्लोन जैसे ही कैंग के पास आते, कैंग का मन इन सभी दुखों को एम्पलीफाई कर देता। और ये तब तक चलता जब तक कैंग को ये नहीं पता चलता कि क्या रियल है और क्या उसका मन ये सारी चालें चल रहा है। कैंग का पास्ट, उसका फेलियर और उसके सारे पाप, ये सब कैंग के सामने लगातार आ रहे थे और कैंग इस लूप में लगातार फंस रहा था। इसके बाद हम आगे की कहानी कवर करेंगे पार्ट 2 में। सॉरी भाई, लेकिन जाने से पहले ये बता दो कि आपको ये स्टोरी लाइन पसंद आई है, और प्लीज अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 की डिमांड कर देना, ताकि मैं आपको बाकी की भी कहानी बता पाऊँ। और हाँ भाई लोग, जो भी कुछ देख रहा है, एक एक व्यूअर्स प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना और इसके पार्ट 2 के लिए नीचे जरूर लिख देना। अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो वीडियो कल ही मिल जाएगा आपको। फिलहाल यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।